एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है? ये सवाल हम अक्सर 20 और 30 से थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोगों से पूछते हैं और हमें अधिकतर ये कॉमन जवाब मिलता है कि नहीं, मैंने अभी शुरू नहीं किया है। इसके बाद कई तरह के रीजंस दिए जाते हैं, जैसे मैं अभी यंग हूँ, मैं जो अर्न करता हूँ वो स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी परेशानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें दूसरे सवाल के जवाब ने ज़्यादा सरप्राइज किया है। जब हमने पूछा कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं, तो सबसे कॉमन जवाब मिलता है 45। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक रोड मैप तैयार करें जिससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत आसान और रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज हो जाए। इससे आपकी करंट लाइफस्टाइल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। ये सच है कि रिटायरमेंट को पर्याप्त अटेंशन नहीं मिलती है और शायद इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट कम से कम 1 या 2 दशकों के बाद आने वाला गोल होता है। लेकिन असल सवाल यह है कि आपके पास रिटायरमेंट प्लान क्यों होना चाहिए। इसके 3 जवाब हैं। पहला, लोग लंबे समय तक जी रहे हैं। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपको लंबी उम्र के बारे में सोचना चाहिए जो 85 साल तक हो सकती है। दूसरा, इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 6% माने तो जिस चीज का प्राइस आज 100 रुपए है वो 40 साल बाद बढ़कर 1000 रुपए हो सकती है। और तीसरा रीजन है बुजुर्गों के मेडिकल केयर के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का अभाव। सो कुल मिलाकर लंबी उम्र, इन्फ्लेशन और किसी सोशल सिक्योरिटी का न होना 3 मेन कारण है जिसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। दरअसल आप आज जो रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे उससे यह तय होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। रिटायरमेंट प्लान कैसे बनाएं, यह जानने से पहले आइए हम रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्द हो सके शुरू करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसे 3 सिनेरियोज के साथ अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पहले सिनेरियो में हम 2 लोग ए और बी के बारे में बात करते हैं जो 10 साल के अंतर पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ए 25 साल की उम्र में जबकि बी 35 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अगर ए और बी 60 साल की एज तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ए के पास 5.8 करोड़ जबकि बी के पास सिर्फ 1.8 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस होगा, जो ए के कॉर्पस के मुकाबले करीब 70% कम है। ये सभी सिनारियोज में सबसे बेसिक है और हम समझ सकते हैं कि क्यों ए का कॉर्पस बड़ा है। इसका रीजन पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। ए का पैसा 12% रिटर्न के साथ 35 साल में बढ़ता है जबकि बी को इसके लिए सिर्फ 25 साल का टाइम मिलता है। अब हम दूसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। यहां हम मान लेते हैं कि ए 40 की एज में अपना रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं जबकि बी 60 की एज तक कंटिन्यू करते हैं। दूसरे शब्दों में ए 25 की उम्र में शुरू करते हैं और 40 पर खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि ए ने 15 सालों तक कंट्रीब्यूट किया है और बी 35 की उम्र में शुरू करते हैं और 60 तक कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब है कि बी ने 25 सालों तक कंट्रीब्यूट किया है। यहां गणित हमें बताता है कि ए सिर्फ 15 साल कंट्रीब्यूट करने के बावजूद 60 की एज तक 4.8 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस अक्यूमुलेट करते हैं। दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था, बी के रिटायरमेंट कॉर्पस में सिर्फ 1.8 करोड़ है जो ए के अमाउंट से 62% कम है। यह सिनेरियो न सिर्फ जल्द स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंस को बताता है बल्कि उन यंगस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग है जो 40 या 45 की एज तक रिटायर करना चाहते हैं। अब हम थर्ड और फाइनल सिनेरियो पर आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि 25 सालों में बी को ए के 4.8 करोड़ कॉर्पस जितना पहुंचने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ए ने 15 साल तक हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करके यह कॉर्पस अक्यूमुलेट किया है। इसका सही जवाब है कि बी को हर महीने 27,000 रुपए जमा करने होंगे। हम यहां देख सकते हैं कि जल्द स्टार्ट करने के अपने फायदे हैं और अगर आपकी एज कम है तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान जरूर बनाएं और ज्यादा वेल्थ जुटाने में कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाएं। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग में देर कर दी है तो यहां कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। स्टेप 1, ज्यादा सेविंग्स करना स्टार्ट करें। और यह उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसके लिए नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस में कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल,
कार पूलिंग या स्मॉलर सिटी जहां मेट्रो के मुकाबले रेंट कम हो वहां मूव करने के सहित कई तरीके हैं। हां, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा मनी सेव कर लिया है तो इसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करना न भूलें। दूसरा स्टेप, अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को रीचेक करना होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ब्लाइंडली पैसा डेट से इक्विटी में मूव करना है। आपको कुछ टैक्टिकल चेंजेस करने होंगे। पीपीएफ जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से म्यूचुअल फंड या ईएलएसएस जैसी ज्यादा डाइवर्सिफाइड और हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में स्विच करना होगा, या बैलेंस पोर्टफोलियो भी हो सकता है। और फाइनल स्टेप, आपके लिए अपना रिटायरमेंट एज बढ़ाना हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपने 60 की एज तक पर्याप्त रिटायरमेंट कॉर्पस अक्यूमुलेट नहीं किया है तो कुछ और साल, जब तक कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो जाते, काम करना आपके इंटरेस्ट में होगा। इसलिए अगर आपका रिटायरमेंट कैलकुलेशन यह दिखाता है कि आपको 60 साल के बाद भी काम करना पड़ेगा, तो आपको उस स्किल के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए जिसकी अच्छी डिमांड अगले 10 से 15 साल में होगी। इसे आप अपनी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस से ऑफर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए दो प्रमुख सवालों के जवाब देना जरूरी है। पहला, रिटायरमेंट एज तक पहुंचने पर आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, और दूसरा, इस रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे बनाया जा सकता है। आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। वो ये है कि आपके पास कितना पैसा होना जरूरी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला अप्रोच एक थंब रूल है जिसका ओरिजिन विलियम बेंगन का 1994 का एक रिसर्च पेपर है, जिसे 4% रूल कहा जाता है। 4% रूल के पीछे का आइडिया रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि इसका फोकस यह तय करने पर था कि रिटायरमेंट ईयर्स के दौरान आपको कितना खर्च करना चाहिए ताकि पैसा खत्म होने का रिस्क ना रहे। इस 4% रूल को बनाने के लिए बेंगन ने कई तरह के अजम्पशंस इस्तेमाल किए, जिनमें ट्रेजरी यील्ड, इन्फ्लेशन रेट, 50 स्टॉक्स और बॉन्ड का पोर्टफोलियो और कुछ और वेरिएबल्स शामिल हैं। अब हम बताते हैं कि यह रूल कैसे काम करता है। मान लीजिए आप 60 की एज तक 2 करोड़ अक्यूमुलेट करते हैं। इस केस में 2 करोड़ का 4% 8 लाख होगा। इसका मतलब है कि आपको एक साल में 8 लाख से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। इससे यह इंश्योर होगा कि करीब 33 सालों के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होंगे। लेकिन ये 4% रूल काफी पुराना है। इसे 1994 में बनाया गया था, जब अमेरिका में इन्फ्लेशन और ट्रेजरी यील्ड काफी ज्यादा थे। तब यह रूल काम कर सकता था, लेकिन आज के समय में इसका काम करने की संभावना नहीं है। यही रीजन है कि हमें ज्यादा साइंटिफिक मेथड को अपनाने की जरूरत है। सेकेंड अप्रोच में 5 वेरिएबल्स हैं। पहला, किस एज में आप रिटायर करना चाहते हैं। दूसरा, आपका करंट मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। तीसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, हम इसे 85 साल मान लेते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन रेट कितना रहने की उम्मीद है। यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम 6% मान लेते हैं। और फाइनली, आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटायरमेंट से पहले और बाद कितनी रिटर्न की उम्मीद है। इलिस्ट्रेशन के लिए हमने एक्सेल शीट में एक डिफॉल्ट सिनेरियो बनाया है, जिसमें हमने 35 साल के एक व्यक्ति को अज्यूम किया है जो 60 की एज में रिटायर होना चाहता है। हमने उसके करंट मंथली एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन रेट, एस्टिमेटेड प्री और पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न जैसे कुछ एजम्पशंस लिए हैं। फिर एक्सेल शीट यह बताती है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए हर महीने कितना इन्वेस्ट करें। इलिस्ट्रेशन यह दिखाती है कि 35 साल के एक व्यक्ति ने हर महीने 20,000 रुपए से एसआईपी शुरू किया है, और हर 5 साल पर वो इस अमाउंट को 10,000 रुपए तक बढ़ा देता है। जब हम इन सभी नंबर्स को हमारे एक्सेल शीट में डालते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा मिलता है कि हमारा कैश फ्लो किस तरह से काम करेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारा पैसा कब खत्म हो जाएगा। इस केस में हम देखते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस के 71वें बर्थडे के पहले ही खत्म हो जाने की आशंका है, जो हमें लाइफ के अगले 14 सालों के लिए मुश्किल में डाल सकता है। तब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसीलिए आप इस कैलकुलेटर को ट्राई करें। हमें पूरा यकीन है कि यह आपको यूजफुल लगेगा, और क्योंकि यह एक एक्सेल शीट है और हमने सभी फॉर्मूले ओपन रखे हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको यह पता है कि कितने रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत होगी, इसलिए अब हम रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे।
इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आपके पास करंटली कितना पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पैसा कहां इन्वेस्टेड है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपने पहले से ही पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हो। इसी तरह उम्मीद है कि आपका कुछ पैसा ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में होगा। एक पेपर लीजिए और लिखिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग में आप कहां खड़े हैं। सेकेंड स्टेप एक प्रोजेक्शन से जुड़ा है कि आपका पैसा किस तरह का शेप लेगा। प्रोजेक्शन करते समय इंस्ट्रूमेंट का उसके परफॉर्मेंस अजम्पशंस के साथ मैच करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए पीपीएफ और ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये फिक्स्ड रेट ऑफर करते हैं जो जनरली इन्फ्लेशन के करीब होता है। इसलिए प्रोजेक्शन में इस बात का ध्यान रखें। ईपीएफ एक रनिंग कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज को भी ध्यान में रखें क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। रिटर्न की बात करें तो इसका अनुमान लगाने में कंजर्वेटिव रहना ठीक रहेगा। इसलिए प्रोजेक्शन के लिए आपको म्यूचुअल फंड के मामले में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए और एनुअल 15% रिटर्न अज्यूम नहीं करना चाहिए। और प्लीज ईपीएफ से 8.5 से 9% का अनुमान न लगाएं क्योंकि ऐसा होने की संभावना नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि ईपीएफ, पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट से 6% रिटर्न का अनुमान लगाना सेफ रहेगा क्योंकि 6% लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट से मैच करता है। और म्यूचुअल फंड के लिए एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट एनुअल 10% या 11% रिटर्न का होगा। दरअसल ये सभी अनुमान है क्योंकि ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब हम ये जान चुके हैं कि हम कहां खड़े हैं और फ्यूचर किस तरह का दिखता है, तो थर्ड और फाइनल स्टेप एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा जो हमें टारगेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस के करीब ले जा सके। ये एक फ्यूचर प्लान है और इसके इंपॉर्टेंस के चलते प्लान्ड और ईपीएफ या पीपीएफ या अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस दें और सबसे जरूरी अपने म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रेफरेंस दें। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और यह समझ बनी होगी कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू करने के लिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।